अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, यकीनन खल्क़े खुदा और मुल्की मईशत इस वक्त शदीद मुश्किलात में है। गो के मखलूत हुकूमत को कायम हुए लगभग 1 माह हो चुके हैं, मगर नई हुकूमत, किसी भी नई हुकूमत के लिए जो मुल्की मईशत होती है, उसकी डायरेक्शंस होती हैं, इस्लाहात होते हैं, उनको बनाने में टाइम लगता है। इस वक्त पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मखलूत हुकूमत मुआशी इक़दामात लेने में कुछ हिचकिचाहट का शिकार नज़र आ रही है, कुछ ताख़ीर नज़र आ रही है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म, उनकी यकीनन एक तरजीहात है कि मुल्की मईशत को सही डगर पे लाया जाए। ये नून लीग जो पहले भी 3 बार इक़्तिदार में रह चुकी है और मुल्की इस्तेहकाम के लिए, खुशहाली और तरक्की के लिए काम भी कर चुकी है, इस वक्त फिर कमर बस्ता है। लेकिन इस बार कराची के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रायरिटीज़ पहली तरजीहात में नज़र आ रही हैं। और ख़ासकर कराची जो कि इकॉनमी हब होने के बावजूद बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ पर मसाइल और बेसिक जो ज़रूरियात हैं उनको कभी एड्रेस नहीं किया किसी हुकूमत ने। लेकिन इस बार शहबाज शरीफ और जो मखलूत हुकूमत है वो अज़म रखती है कि वफाक कराची के जो तरक्याती मंसूबे हैं उसको देख भी रहा है, उसको तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। K4 में मजीद 50 बिलियन की सरमायाकारी भी की जाएगी और KCR का जो मंसूबा है उसको CPEC में दोबारा शामिल करने जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार दोबारा शहबाज शरीफ जो हैं वो कराची के हल्का 249 से उम्मीदवार भी होंगे। इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मौजूद है सरदार नज़ाकत साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एसोसिएटेड हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही नौजवान सनतकार हैं अफीफ राशिद, इनसे भी हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से क्या बेटरमेंट हो सकती है। और इम्तियाज़ फरहान साहब सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सब उनको जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। कुछ देर में हम नून लीग का मौक़िफ़ भी जानेंगे। सरदार नज़ाकत साहब, मुबारक हो आपको, क्योंकि सिंध में तो आपकी हुकूमत थी लेकिन अब मखलूत हुकूमत में भी आपकी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं आप। सर, क्या चीज़ नई लग रही है आपको? क्योंकि पहले जब आपने हुकूमत की आप लोग विफाक का हिस्सा भी बने, सूबे का हिस्सा तो आप 13-14 साल से हैं। इस बार नई हुकूमत में कहाँ आप लोग स्टैंड कर रहे हैं? देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत जितना अरसा रही है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मुल्क के हालात हुए, चाहे इकॉनमी देख लें या पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी थी वो जिस तरह थी, मेरे ख्याल में सवाई इमरान खान ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को या पाकिस्तान की लीडरशिप को टारगेट करने के अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसको आज वो कह सकें जलसों में खड़े होकर कि मैंने अपनी 3.5 साल कारकर्दगी मेरी ये है। आज भी वो उसी डगर पे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मिली हैं और ये वक्त की ज़रूरत थी कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान के क्राइसिस हैं, चाहे इकॉनमी के क्राइसिस, सबसे बड़ा क्राइसिस तो इकॉनमी का क्राइसिस है, क्योंकि इमरान खान तो रोज़ाना गीत गाते थे कि हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग हो गई, इतने बिलियन आ गए, इतने हमारे पास डॉलर आ गए, हम ये मतलब वो सारे जो उनके बोल बच्चन थे वो सारे पता चला है गवर्नमेंट में जो कोलिशन गवर्नमेंट आई है कि इमरान खान के जो फैक्ट एंड फिगर थे वो सारे फेक थे। और इमरान खान 3.5 साल पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काबिल जिक्र काम नहीं कर सके, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सके पाकिस्तान के अंदर कि जिसको हम कह सकें कि इमरान खान ने कोई बड़ा काम किया। अब मैं ये समझता हूँ कि जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है इसमें बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी जो हमारे एलाइज हैं वो सारे मिलके इंशाल्लाह, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, अगर तमाम इदारे अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पीछे खड़े होंगे और इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान क्राइसिस से निकलेगा। और पीपल्स पार्टी का जो भी रोल होगा, जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारियां हैं, बिलखुसूस जो इमरान खान की नाअहली की वजह से हमारे इंटरनेशनल रिलेशन खराब हुए, चाहे अमेरिका के साथ, चाहे हमारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ, चाहे हमारे नेबर्स जो जिस तरह ईरान के साथ या दूसरे जो हमारे ताल्लुकात खराब हुए, इमरान खान साहब की पॉलिसीज की वजह से हम कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टांस था पाकिस्तान का, जिसकी वजह से हमें बैक होना पड़ा। और इमरान खान साहब याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मिल के आए तो उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप फतह करके आया हूँ, लेकिन पता ये चला कि जो हिंदुस्तान ने 370 और 35A की लेजिस्लेशन करके कश्मीर को हिंदुस्तान का मुस्तकिल पार्ट बनाया। ये सारे इश्यूज हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन हमारे खराब हुए थे,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के रास्ते पे चलते हुए इंशाल्लाह पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। और आपने देखा भी है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से वज़ीर ख़ारजा बने, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ अपना राब्ता कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी दुनिया में अपने जो रिलेशन है उनको बेहतर करने में कामयाब होंगे। ठीक है इम्तियाज साहब, रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया इमरान खान साहब ने और अवाम को महंगाई के गर्दाब में फंसा दिया। इसी वजह से उनको महंगाई और बदइंतजामी की वजह से जाना पड़ा। अब ये नई हुकूमत है, क्योंकि इमरान खान साहब जाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसे होल्ड करके चले गए जिससे नई हुकूमत इस वक्त हमें कहते हैं ना कि काबिल कबूल फैसले नहीं हैं, उनको लेने से हिचकिचा रही है। कितनी मुश्किल नज़र आ रही है इस नई हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ आज से 7-8 दिन पहले तो शायद मुश्किल थी, अब नहीं है। सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं और बहुत सारों के सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गए और बहुत सारों के होने जा रहे हैं माशाल्लाह से, तो ये सब सही है। देखिए, जो जॉइंट गवर्नमेंट थी उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल अपनी जगह बर वक्त थे और बिल्कुल सही थे, और उन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से बहुत सारे फैसले नहीं कर रहे थे। क्योंकि ये मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, और ये जो अफीफ बैठे हैं इनके घर में तो इनके ड्राइंग रूम में तो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिकल फैसले भी होते हैं और डिप्लोमेट्स के हवाले से भी होते हैं। राशिद भाई हमारे भाई हैं बिल्कुल उनके, और एक अरसे से, और मैं कहता हूँ तरक्की किस तरह की जाती है और ऑनेस्टी के साथ अपने लोगों में रहकर, वो भी अगर सीखे इस फैमिली से, तो वो ये 8 से 9 महीने से हाफिज तारिक साहब और हम इसमें पूरे इंजेक्ट थे। ये पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरी सूरत हाल में जब ये पक रही थी नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह होना है, ये सारी चीज़ें लंदन से भी आ रही थी और पाकिस्तान से भी जा रही थी। मैं समझ रहा हूँ वो तहफ़्फ़ुज़ात अब दूर हो गए, खासतौर पे जो पूरे लंदन गए थे ये वहाँ पर, और बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी जो दूसरे ट्रैक पे थे वो अपने ट्रैक पे आ गए। 4-5 बड़े बिजनेस टाइकून हैं, वो भी ट्रैक पे नहीं आए, वो आ जाएंगे मेरे ख्याल 1-2 ट्रांसफ़र होने, उसके बाद वो अपने ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल थी, अब वो मुश्किल निकल चुकी है, क्योंकि एकदम तेजी के साथ फैसले होते तो इमरान खान साहब का फिर जलसे में एक और मौकिफ होता कि देखो, मैं ये कहता था ना कि जो लेटर आया उसमें कहा है कि इमरान खान को हटाओ, फला को लाओ, तो मैं सपोर्ट हम शुरू कर देंगे, अमेरिका की भी सपोर्ट मिलेगी आपको, वो भी। क्योंकि देखिए, जो IMF वाले जो मामला थे इन रिटर्न सिग्नेचर के साथ एग्रीमेंट है, उसको वापस करने का, रिव्यू करने का तरीकेकार है कि आपने उनसे बात करनी है, उनसे गुफ्तगू करनी है, और वो सारी चीजें लाइन हो गई। देखिए, जब पहला एक डेलीगेशन ये मिफ्ता इस्माइल गए अमेरिका और इनकी बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, तो PTI की तरफ से कैंपेन चलने लगी कि जनाब ये देखे साजिश, हम तो पहले भी कहते थे, अब ये सारी चीजों को, इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग पहले विजिट में कैसे हो रही है। तो इत्तेफाक ये हुआ कि एक चैनल पे मैं देख रहा था शौकत तरीन साहब को, जो कि PTI का हिस्सा थे, जाहिर है कि उनके मिनिस्टर थे, पर उन्होंने कहा कि यार ये कोई तेजी नहीं है, ये सारी चीजें मेरे दौर में हुई थी कि किससे कब मुलाकात होनी, अगर मैं होता पर इस वक्त मिनिस्टर तो मैं करता। तो ये तेजी से इन्होंने काम अगर करते तो इन पे इल्जामात आते। मैं समझता हूँ वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, एक हद तक, बहुत हद तक दूर हो गए, बल्कि थोड़ी सी चीजें हैं पाइपलाइन की वो निकल जाएंगी। उसके बाद ये होगा, क्योंकि मुझे रमजान में याद है, ईद से शायद 6-7-8 दिन पहले की बात है, UAE के कौंसलर जनरल ने, हम 7-8 लोग थे, उनको बुलाया था, तो उन्होंने जो बातें की थी उस वक्त, और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड करके कही थी, उसमें यह भी था कि भाई UAE का कैसे होना है। ये विजिट उस वक्त तक सामने नहीं था, ये मदीना मस्जिद नबी वाला वाकया भी नहीं हुआ था और उम्रे के अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात मैं आपको बता। उन्होंने कहा जी एक विजिट है, उसके बाद हमारा बड़ा हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आएगा, वो इस्लामाबाद स्टे करेगा, कराची का फिलहाल कोई वो नहीं है सूरत हाल, और यही बात फिर 1-2 जगह से हुई थी। तो मैं समझता हूँ मुश्किल वक्त था, निकल गया, क्योंकि देखें ये 12 जमातें, जिसमें बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ये तो बहुत बड़ी जमातें हैं, उसमें फिर MQM का, बाप का, मेंगल वालों का भी है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है इनकी नाकाम हो जाना, और इतना आसान नहीं है कि बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब अब रिव्यू कर रहे हैं, न्यूट्रल जो है डिपार्टमेंट वो अपने आप को रिव्यू कर रहा है, जुडिशरी, ऐसे रिवीजन नहीं होती। बकौल शेख रशीद साहब के 20-20 साल के फैसले होते हैं भाई, 20 साल का हो सकता है जो ये 27 मार्च था, हो सकता है 20 साल पूरे हो गए पिछले वाले प्रोजेक्ट को, अब भी 27 मार्च के बाद से जो अगला प्रोजेक्ट है 20 साल का। ठीक है अफीफ, ये हो रही है पॉलिटिकल डिस्कशन। आप माशाल्लाह जवान हैं, नौजवान हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे 63% जितने हमारे नौजवान हैं पाकिस्तान में।
आप पाकिस्तान की सियासत को और मईशत को किस तरह देखते हैं, मतलब किस तरह इंटरलिंक करेंगे बहैसियत नौजवान? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें सियासत को और इकोनॉमिक्स को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। और ये रखना इसलिए ज़रूरी है कि हम कभी भी 2 साल 3 साल की पॉलिसीज़ पे पाकिस्तान कभी जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। हमें चाहिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हमें एक कोलिशन के साथ बैठ के हम उसको अग्री करें और अगले 10 साल की पॉलिसी हमारे पास सामने हो, जिसमें हमारी इंपोर्ट पॉलिसी भी हो, हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी भी हो, और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कि जीडीपी किस तरह ग्रो करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे लानी है, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम फोकस नहीं करते, जबकि हम अगर फोकस करें तो हम बहुत इससे फायदा उठा सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। डेफिनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि अगर हर 3 साल बाद 4 साल बाद आपकी गवर्नमेंट चेंज हो रही है और मिड टर्म में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो जो डिसीजंस उन्होंने लिए थे वो नेक्स्ट पार्टी आके उसके खिलाफ ही बोल रही होती है और वो कंटिन्यू नहीं करते कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को जो चल भी रहे होते हैं। तो जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी और हम इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स से अलग नहीं करेंगे तो हम प्रॉब्लम में रहेंगे। ठीक है, अगर मुझे इजाजत है ना हफीब से कि जैसे ये है ना, इसके नाम की इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की वाहिद है पैकेजिंग में, मेरे ख्याल पैकेजिंग में ना जी, एक्सपोर्ट में उस वक्त वाहिद, यानी अब्बू भी जो है ना इनसे पूछे बगैर, क्योंकि उसके हेड ये हैं, मुदाखलत नहीं करते वो। ठीक, मैं आई एम राइट। वो ये कहते हैं जनाब मैं उससे बात कर लूँ, अभी तो इसके नाम से माशाल्लाह कि उससे मैं बात करूँ, तो मुदाखलत भी नहीं होनी चाहिए, भले कितना पावरफुल आदमी हो। यानी जो ऑनर है, जो पूरा ग्रुप चेयरमैन है, उसने एक को हेड बनाया, उसकी मर्जी के बगैर जो है वो मुदाखलत नहीं है। तो मुदाखलत भी इस तरह, मुदाखलत के अलावा इम्तियाज साहब तसलसल बहुत जरूरी है। मईशत की जो हम बेसिकली हमारे मुल्क में एक आप तो इसको सेकंड करेंगे नज़ाकत साहब कि हमारे मुल्क में, चूंकि आपकी हुकूमत तो 13 साल सिंध में रही, आप लोगों को तो वो मतलब रेजिस्ट करना नहीं पड़ा उस तरह से, स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ आप लोग की थी, लेकिन जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है हमारे यहाँ, उसको क्यों प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं रखा गया? देखिए, मैं इस चीज़ को सेकंड करता हूँ, जैसे इम्तियाज़ भाई ने और मेरे भाई ने, हफीज़ साहब ने बात की कि जो इकोनॉमी के हवाले से मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म प्लान बनना चाहिए और इकोनॉमी के ऊपर कोई चार्टर ऑफ, जैसे डेमोक्रेसी होती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जिसके ऊपर 20 साल 25 साल का जो रोड मैप हो और उस पर पूरी सारी चीज़ें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कन्विंस्ड हों कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पावर शिफ्ट कर रही है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के लिए, आपको याद होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके, इनिशियल जो इमरान खान की जो गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने कहा कि आप अगर बात करना चाहते हैं अपोजिशन के साथ इकोनॉमी के ऊपर, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में, और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अपोजिशन और गवर्नमेंट को बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की संजीदा, इमरान खान साहब की संजीदगी ये थी कि इमरान खान साहब 22 साल या 25 साल पहले जो स्पीच करते थे, आज भी कंटेनर पे खड़े होके उसी तरह की स्पीच कर रहे हैं। असेंबली के अंदर भी उन्होंने सवाए अपनी उन्हीं तकरीरों को रिपीट करने के अलावा, शौकत खान नाम, मैं वेस्ट को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, एक आम आदमी जो ये सवाल पूछना चाहता है आपकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, क्या आप, ठीक है अगर वफाक ने काम, पिछली हुकूमत ने काम नहीं किया, उनको मैंडेट दिया था, कराची की अवाम ने मैंडेट दिया था और बहुत हैवी मैंडेट था, उन्होंने काम नहीं किया, अवाम ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। आप लोग यहाँ पे 13-14 साल से हैं, कराची के और सिंध की बेटरमेंट के हवाले, डेवलपमेंट के हवाले से, बेसिक नीड के हवाले से आप लोग वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर सके हैं। देखिए, आप कैसे अवाम आप लोग पे ट्रस्ट करेंगे? मेरी सुन लें, जो हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं सिंध गवर्नमेंट के पास, बहुत सारी, आपको भी इस चीज़ की नॉलेज है कि जो सॉवरेन गारंटीज होती हैं, अगर इंटरनेशनल आप कोई एग्रीमेंट्स करते हैं तो उसमें वफाक की सॉवरेन गारंटी ज़रूर होती है। इमरान खान की इस हुकूमत में कम अज़ कम, और मुझे बड़े अफसोस से ये बात करनी पड़ रही है कि कोई भी अगर फेडरल में गवर्नमेंट आती है तो उस तरह से सिंध गवर्नमेंट को ऑन नहीं करती जिस तरह सिंध गवर्नमेंट को ऑन करना चाहिए। जिस तरह पंजाब और केपीके को ऑन किया जाता है, उस तरह सिंध गवर्नमेंट को उस तरह से ऑन नहीं किया जाता है, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो या उससे पहले जो गवर्नमेंट्स थी उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, सिंध गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से जो आप कोई एक जगह बता दें कि जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने कोई नेग्लिजेंसी हुई हो, बहुत सारी गलतियां कोताही हैं, काम करने की जरूरत है। मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूंगा कि आज पूरे पाकिस्तान से लोग आके सिंध से
फ्री इलाज करवाते हैं। मैं NICVD कराची की मिसाल दूंगा, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट की मिसाल दूंगा कि जहां पे 1-1 करोड़ रुपए का इलाज फ्री हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं जिनमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जैसे ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा इशू है जो हल होने जा रहा है। इंशाल्लाह 240 बसेस कराची आ रही हैं पहले फेज में। इंशाल्लाह जून के एंड तक हमारे पास जो 8 मिलियन का प्रोजेक्ट है यहाँ पे कराची के पूरे सिंध के लिए, इसमें सिर्फ एक लाड़काना को छोड़ के बाकी 7 जो रूट हैं वो कराची के लिए, और उसमें 8 बिलियन का एक ये जो प्रोजेक्ट है हमारा जो सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा जो बस सर्विस है ये हमारी शुरू होने जा रही है। जो एरिया हमारे कमजोर थे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है अपनी गवर्नमेंट को कि जहां जहां पे कमजोरियां हैं, जहां जहां काम नहीं हो सका उसको बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन आप अगर करना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि इलेक्शन करीब है। अगर आज मैं अब आप मुझे कोई एक आध और प्रोग्राम इस पे रख लें कि जो सिंध गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किए यहाँ पे उसमें कितना सिंध के लोगों को रिलीफ मिला है। कराची में जो लोग कराची के दावेदार थे, कराची का जो मैंडेट छीन के ले गए थे, उनकी कारकर्दगी भी देख लें, और कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है उसकी कारकर्दगी भी देख लें। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जहां से पीपल्स पार्टी को कोई वोट नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे भी काम कर रही है। इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन ये है कि पूरा पाकिस्तान हमारा है और उसके ऊपर काम होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह अगर वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह अपनी चीजें हमारे साथ शेयर की हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ, और जो यकीन दहानी उन्होंने कराई है यहाँ पे, मेरे सीनियर इम्तियाज साहब भी इस चीज को हो सकता है सेकंड करें कि जिस तरह उन्होंने कराची में आके अपनी चीजें सारी शो की हैं, अगर वो पूरी तरह से सिंध गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता कि आइंदा 1.5 साल में सिंध के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन 3.5 साल इमरान खान जैसा नाहल आदमी जो एक यहाँ पे कराची में आके गवर्नर हाउस में एक जिस तरह क्लब के अंदर लोग बैठ के मिलते हैं, मखसूस लोगों के मिलके चले जाते थे, हमारे CM साहब को उन्होंने कभी ऑन नहीं किया। ये सारी चीजें आपके सामने ही हैं। ठीक है, नजाकत साहब की 1-2 बातों से मैं मुत्तफिक हूं। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने बड़ी बातें की थी कराची के लिए, लेकिन कराची के हवाले से उन्होंने इवन कराची में उन्होंने विजिट भी बहुत कम की है। पैकेजेस का अनाउंस किया था, वो पैकेजेस विफाक और सूबे के आपस की चपकलश में कहां चले गए हमें नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब की एक बात बहुत अच्छी ये है कि जिस तरह लाहौर में हमने उन्हें देखा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे हमने उनको देखा था और बड़ा काम किया उन्होंने, और बड़े एनर्जेटिक और बड़ा ही रैपिड काम करते हैं वो। कराची को वो लाहौर बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि ये जो आपको नजर आ रहा है 13 साल सिंध हुकूमत की जो हुक्मरानी रही है, क्या अवाम अब इनको ये जो आने वाले इलेक्शन में इनको मोहलत देंगे और इनको क्या डिलीवर करना पड़ेगा कि अवाम इन पे दोबारा ट्रस्ट करें? लेकिन पीपल्स पार्टी जो है ना सिंध की हुक्मरान जमात है, कराची की हुक्मरान जमात नहीं है, ये हमें बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। और इस पे हम अगर सर्च करें ना तो भुट्टो साहब के दौर से लेके आज तक, लेकिन इम्तियाज साहब एग्जीक्यूशन तो है ना? नहीं, उसी पे हम आ जाते हैं। और भुट्टो साहब के दौर से लेके आज तक पीपल्स पार्टी ने कराची में एक भी सीट अपनी लूज नहीं की आज तक, हर इलेक्शन में जीतती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है और उन्हें पूरा करना पड़ेगा। लेकिन एक कंट्रोवर्सी जो आ जाती है, जो कराची के ऑन करते हैं, पहले जाहिर है कि MQM थी, वो एक अरसे तक साथ रही इत्तेहाद में इनके, फिर उससे इख्तलाफात हो गए, फिर वो बदतरीन मुखालफत में चले गए, फिर जब PTI के लोग यहाँ से जीते वो भी अगेंस्ट में आ रहे थे। तो जाहिर है कि जो अपने पॉकेट्स थे वहां पे उन्होंने जो काम करना था वो किया, और जहां करते थे सेंट्रल में या वहां जाके वहां उनको बेनिफिट नहीं मिलता था वो सारी चीजें। और ये भी देखें शाजिया के ये बड़ी अहम बात थी कि कराची वो वाहिद शहर था पाकिस्तान का जिसमें 2018 के इलेक्शन में 6 बड़ी जमातों के, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI, MQM समेत 6 बड़ी जमातों के सरबराह यहाँ से कैंडिडेट थे। मगर उसके बाद और उसमें इमरान खान जाहिर जीते थे, वो शहबाज शरीफ साहब रह गए थे, वो जैसे रह गए थे वो भी एक बड़ा, क्योंकि हम उसमें बैठे हुए थे वहीं पर सब करते सारे। तो अब ये बनेगी, वो जो आपने अपने इंट्रो में एक बात कही ना कि 249 से है वो कैंडिडेट है शहबाज शरीफ साहब, तो वो करेंगे। लेकिन ये इस जुमले से थोड़ा इतराज है कि वो कराची को कराची बनाए, लाहौर ना बनाए, क्योंकि अगर हम नहीं, उन्होंने कहा लाहौर से बेहतर बनाना चाहता है। हाँ, लाहौर से बेहतर बनाए, लेकिन इकोनॉमी जो है ना पूरे पाकिस्तान की चलती कराची से। कराची की जो डिमांड है ना, जो उसके देखिए दुनिया में आपको बहुत कम सिटीज मिलेंगे, बहुत कम प्रोविंस मिलेंगे जहां इमीडिएट
कॉन्टेक्ट के साथ 5 कम से कम बड़ी पोर्ट्स हो, बिन कासिम पोर्ट है, केटी बंदर भी बड़ा फंक्शनल है। ऐसा नहीं है कि हम जाते हैं बहुत जेटीज हैं कराची और इमीडिएट आपका कॉन्टेक्ट ग्वादर से भी है, फिर एक चेन बनती है मस्कत जो चाबहार तक जाती है, इसीलिए यहाँ पर वो है। तो यहाँ पे जो भी तवज्जो देगा होगा। लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास आने वाले इंतखाबात में कम से कम कराची में एक्सक्यूज कोई नहीं होगा, उनको करना पड़ेगा। लेकिन 2 दिन पहले जो आसिफ जरदारी साहब की एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की नजर से नहीं देख रहे, वो एक फ्यूचर की प्लानिंग भी थी। और जो लंदन वाली जो मीटिंग थी उसके अंदर एक वो भी थी कि जो एक ऊपर हमारी एस्टेब्लिशमेंट गए या बासर हल्के गए, उनको जो एक तशवीश थी, हम सिंधी में गिरती कहते हैं, तो वो उसके हवाले से वो थी। तो इसका मतलब ये है कि उस दिन बैठकर जो उन्होंने जरदारी साहब ने बात की है तो वो बहुत सारी चीजें आगे जानी है, क्योंकि उसके वेरी नेक्स्ट डे पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन गया, एमक्यूएम से मिले, सारी चीजें हुई, तो उसको आगे बढ़ी हैं और बढ़ाना पड़ेंगी। तो सिर्फ बसेस का मामला नहीं है। देखिए कराची का जो मैं और आप है ना, हम उन बदनसीबों में शामिल हैं कि हमें सिग्नल फ्री कॉरिडोर तो मिल गया, मेरी जेब्रा क्रॉसिंग छीन ली, मेरे स्टूडेंट से आपने जेब्रा क्रॉसिंग छीन ली, और यहां से वो रोड कैसे पार करे? जब आपका रोड कंटिन्यू चल रहा है, उसमें ओवरहेड ब्रिज थे, तो इंतहाई माजरत के साथ कि हमारी मौजूद अदलिया में मैं चला गया पिटीशन लेके, उसने ओवरहेड ब्रिज बनाना बंद कर दिए कि नहीं जी अब कोई बन नहीं सकता। 3 तलवार के पास एक ओवरहेड ब्रिज बन रहा था पेडेस्ट्रियन के लिए कि वहां से कैसे क्रॉस करें, तो जरा वहां पर एक खातून कलेशनकोफ लेकर आई, वो सारे दिन बैठी रही, तो आज तक वो बन नहीं सका। तो अब कोई गुंजाइश नहीं, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर इम्तियाज साहब ने बात की, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची के मैंडेट का एहतराम किया है, और अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा कि 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के दोस्तों की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में और कराची के वसी तर मुफाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने एमक्यूएम के दोस्तों को हुकूमत में शामिल किया। और अब भी मैं समझता हूं कि कराची में जिसको जितना मैंडेट मिलेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मैंडेट का एहतराम करेगी। लेकिन एक चीज आप दोस्तों को सबको पता होना चाहिए, और आपके व्यूअर्स को भी, कि जो एमपीएस का फंड्स होते हैं या एमएनएस के फंड्स होते हैं, वो उन्हीं पार्टियों के एमएनएस एमपीएस को मिलते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिलते। अगर एक बंदा लियाकताबाद से एमक्यूएम का जीता हुआ है और या दूसरा बंदा लाड़काना से जीता हुआ है, तो उसको लाड़काना वाले को भी एमपीएस का फंड इतना ही मिलेगा जितना लियाकताबाद वाले को मिलेगा। आप सिर्फ सारी चीजें पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं आप इंपोज कर सकती, कि जिम्मेदारी लगा सकती कि ये सारी पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हदायत पे सीएम सिंध ने तमाम एमपीएस को बराबरी की बुनियाद के ऊपर फंड दिए। अब वो अगर कराची के लोग, अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कराची की में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, पहले नामालूम अफराद इलेक्शन करवाते थे, 2018 में मालूम अफराद ने इलेक्शन करवा के इमरान खान को सीटें दी। ये तो पूरा कराची जानता है। देखिए इम्तियाज भाई यासरे, मुझे पीटीआई के बहुत सारे एमपीएस ने यह भी कहा कि भाई हम तो जाके सो गए थे, हमें उठाया गया घर से कि भाई आप जीत गए हो, जाके जश्न बनाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कराची में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो कराची वाले इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह कराची के ऊपर फोकस्ड हैं, मेरे ख्याल में कोई लीडर पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो कराची के हवाले से आप नाराज यूं हो रहे हैं कि हम बात ये कर रहे हैं कि 3 दफा आप लोगों को इख्तिदार मिला है, उसमें आप लोगों ने क्या डिलीवर किया, हम तो उस पे बात कर रहे हैं ना। देखें डिलीवर का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास फंड जो होते हैं वो एमपीएस के जरिए जाते हैं हलकों के अंदर। तो अगर एमक्यूएम के एमपीएस हैं या पीटीआई के एमपीएस हैं, अगर वो खुद खा जाते हैं या अपनी जेबें भरते हैं, या एमएनए जो इमरान खान ने फेक ऐलान किए हैं 62 अरब के, और ये इमरान खान बेशक कसूरवार हैं, काफी है क्योंकि वो फेडरल में रहे, जो पीपल्स पार्टी के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे वो। लेकिन के हवाले से थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हुकूमत के पास ऐसा नहीं होता कि वो कोई उठा के, वो ज़ाहिर एडीपीज में स्कीम जाती हैं, सारी बनती है, एक तरीकाकार होता है। लेकिन एमपीएस को जो फंड मिलते हैं वो प्रॉपर तरीके से कराची में नहीं लगते। अगर कराची के लोग पीपल्स पार्टी को मैंडेट देंगे तो डिस्कशन करेंगे। इस वक्त हमें मीर मोहम्मद दाऊद पोटा साहब ने ज्वाइन कर लिया, आप डायरेक्टर हैं केसीआर। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर हम कराची के बेटरमेंट और कुछ मंसूबों के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो विफाक के तहत जितने भी मंसूबे हैं उनमें तेजी लाने का इंदिया दे चुके हैं। केसीआर के हवाले से सर क्या अपडेट्स हैं आपके पास? केसीआर का जो इशू है काफी 2008 से चलता आ रहा है, क्योंकि 2008 में जायका ने, तो गवर्नमेंट ऑफ जापान ने एक सॉफ्ट लोन के जरिए इस स्कीम को चलाना चाहा था,
उन्होंने कुछ स्टडीज की, उसके बाद 2012 तक वो चले गए। उनके बाद जो चीफ मिनिस्टर सिंह ने 2016 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया था कि इसको केसीआर को, जो कि कराची और कराचाइट्स के लिए एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंतहाई जरूरी है और उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, तो इन्होंने इनिशिएट लेके गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, सीएम ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा। प्राइम मिनिस्टर ने उनको चाइनीज गवर्नमेंट के साथ बात करके उसको सीपेक में 2016 दिसंबर की बात है, 30 दिसंबर 2016 में इनको इंक्लूड कराया था सीपेक में। ठीक है। लिहाजा वो बात आगे चल नहीं सकी, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको आगे नहीं किया क्योंकि सुमन गारंटी नहीं दे पाए, वो काफी उसके वजूहात थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2021 में, 20 और 21 में ये कहा फेडरल गवर्नमेंट को कि आपने ये केसीआर को प्रोजेक्ट को चलाना है। ठीक है। तो उसके दो पहलू थे जिसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स में बता रहा हूँ, फरवरी 2020 और मार्च 2020 को ये आर्डर पास हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट पहले तो इस मरहले को तय करे कि जो कि दिसंबर 1999 में केसीआर बंद हुई थी, जो कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इसको मैनेज करती थी, उस सूरत में जो कन्वेंशनल के तौर पे वो चला रहे थे उसी सिस्टम को बहाल किया गया। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेलवेज ने उसको जो है ना काम शुरू किया। इस वक्त उसका 70% जो हिस्सा है, तकरीबन मैं अगर शायद बताता चलूं कि 44 किलोमीटर का ये सर्कुलर एक पूरा रूट है जो डेडिकेटेड रूट है, इस वक्त मौजूद है 44 किलोमीटर का, जिसमें कुछ इंक्रोचमेंट थी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे। कमिश्नर कराची और पाकिस्तान रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन उसको खाली कराया। तो खाली कराने के बाद इस वक्त 70% जो है वो जो रूट है 44 किलोमीटर का, उस पे 2 ट्रेन डेली जो है फंक्शनल है। तकरीबन कोई 10 से 20 हजार जो पैसेंजर्स हैं डेली सफर कर रहे हैं। एक तो ये हिस्सा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। दूसरी उसमें ये बात कही गई कि अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध चाहती है इसको अपग्रेड करके या एक मॉडर्न सिस्टम लाने के लिए, जो कि आपको पता है कि लाहौर मेट्रो का एक मॉडर्न सिस्टम है जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के साथ का है, अगर वो कोशिश करे, करना चाहे तो वो अपने तौर पे करते रहे, मगर ये सिस्टम को बहाल करें। तो एक तो चीज वो जो ओल्ड केसीआर था उसको तो कन्वेंशनल सिस्टम में बहाल किया जा चुका है, जो कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें एफर्ट्स थी। उसके बाद जो मॉडर्न केसीआर का एक हिस्सा है तो उसको भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू कर चुकी है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है 20.5 बिलियन रुपीस का वो अवार्ड कर चुकी है एफडब्ल्यू को। एफडब्ल्यू ने एक 7 स्ट्रक्चर्स बनाने इस लूप सेक्शन पे जो 30 किलोमीटर का है, उसमें एलिमिनेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग का इश्यू था कि उसके ऊपर अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स बनाई जाएं ताकि ट्रेन को जो है ना एक तरीके के साथ एक मॉडर्न वे में उसको अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी में कमीशन किया जाए। तो वो काम इस वक्त 13D गुलशन इकबाल में 2 अंडरपासेस हैं, उसको फिजिकली शुरू कर दिया गया है। तो वो काम शुरू है, एक जो उसका सेगमेंट है। जो मेजर हिस्सा है जो कि आगे चलना है वो अभी सीपेक के वजह से रुका हुआ है। जैसे सीपेक में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तय कर देती है तो और उनका इसको सीपेक में दोबारा शामिल कर लिया गया है? जी, इसको सीपेक में दोबारा शामिल कर लिया गया है? देखें जी, ये ऑलरेडी शामिल है सीपेक में। 2016 मैंने आपको जिक्र कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ मिनिस्टर ने जाके वहीं पे इनको इंक्लूड कराया हुआ था। अच्छा। जस्ट ये चीज थी कि उसका फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट था जो चाइना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ तय होना था, वो अभी भी तय होना है। अब वही बात चल रही है जिसपे इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनिशिएट लिया हुआ है कि इसकी फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जो कि इन्वेस्टमेंट होनी है केसीआर पे मजीद, एक तो हिस्सा हमने शुरू किया हुआ है जिसका काम हम कर रहे हैं। कोई भी जो है ना देख सकते हैं और उसको हमने मॉडर्न करने के लिए एक हिस्से पे तो काम शुरू किया। बकाया हिस्सा सीपेक में ऑलरेडी शामिल है।
मगर उसका जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट है वो अभी तय होना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे सर। इम्तियाज साहब, अफीफ से पूछ लें फिर हम उनको बाद में अच्छा हाँ, अफीफ से तो मैं आऊंगी कि वो जो इनकी इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट में और किन ऑप्शंस पे हम जा सकते हैं, चूंकि मीर मोहम्मद साहब ने जो बात की, सर ये केसीआर भी ये सियासी निशाना बना क्योंकि ये कराची की खूबसूरती थी ये प्रोजेक्ट, तो इसको डिले करना रिवायती खूबसूरती जो कल्चर से रिलेट करती थी। देखिए ये एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की है, बस हाँ, बस बहुत सारी बातें सतही इन्होंने की है जो कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर चल रही है। मैं डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर से तो हम यही बात कर सकते हैं, उनको सरकारी मुलाजिम भी है, इंतहाई महफूज अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि अभी तक वो पार्ट ऑफ सी पैक ओनरशिप के साथ नहीं है। बिल्कुल उसमें बहुत सारे तहफुजात हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट हुकूमत सिंध के नहीं है, जो जिम्मेदारान है उनके हैं। जायका ने बहुत काम किया था इसके ऊपर, जायका की वजह से सीपैक का एक मामला आया, सीपैक का मामला जायका पे आया, दो एक रिपोर्ट्स थी आपस में वो हो गई। उसके बाद जो बिल्डर माफिया है उसने इतना बारीक काम किया, जब इस पे काम करना होना शुरू हुआ उन्होंने भी काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कराची का, शाजिया कराची का पहला, मैं तो कहता हूं कराची के अवाम को छितरोल करनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए अवाम से कि तुम ऐसे बैठे हो, सो कॉल्ड किस्म के बने हो, सबसे बड़ा पढ़ा लिखा शहर, सबसे ज्यादा जाहिल शहर हो गया है, यानी अपने राइट्स का नहीं पता इनको क्या कर रहे हैं। कराची का जो आपके देखने वाले, कराची का पहला पुल था, लोग बच्चों को साथ लेके इस पुल को देखने जाते थे मैट्रिक बोर्ड के सामने, और वही कराची के लोगों ने तोड़वाया। जो कराची के जिम्मेदारान थे उन्होंने खड़े होकर कराची का वो ब्रिज तोड़वाया। सिर्फ एक तो वो रिवायत इतनी बड़ी, कराची का एक हेरिटेज उन्होंने तबाह किया, दूसरा उनकी जो निगाह थी वो ये थी कि इसको तोड़ो, यहाँ पे रोड थ्रू हो जाएगा, ग्रीन लाइन उस पर आ जाएगी, और वो केसीआर ब्रेक हो गया वहां पर आकर। जब तक उस पर ओवरहेड ब्रिज ना बन जाए, ग्रीन लाइन तुरो ना कर दें, जब तक आप सर्कुलर रेलवे निकाल नहीं सकते। आगे आके भी इन्होंने यही गड़बड़ की। तो ये बिल्कुल आप सही कह रही है, ये पॉलिटिकल मसला है। 92 में जब एक बहुत अच्छा इसका, और इस तरह नहीं होगा, ग्रीन बस भी थोड़ा सा इसी तरह चलेगी, फेल हो जाएगी, फेल होने की तरफ जा रही है, क्योंकि जब बिजनेस नहीं होगा कोई उधर नहीं आएगा, कोई तवज्जो नहीं होगी, मेंटेनेंस आपकी खराब हो जाएगी। आपको एक कंपनी को देना होगा ये सारा केसीआर, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, जिसको लिंक करें आप। और दूसरा यहां से जो केसीआर वाला है ना मंसूबा, ये जो ट्रैक है, इसके ऊपर आपको मुल्क के दूसरे सूबों में, दूसरे शहरों में जाने वाली ट्रेन भी माजी की तरह लानी पड़ेंगी, कि आप 2 से 3 ट्रेन यहां से रूट दें कि सिटी स्टेशन से वो वाया कैंट के बजाय वो यहां से जाके ड्रिग रोड को लिंक करें, ताकि यहां पे जितने स्टेशन बने हुए वहां पे एक सोशल इकोनॉमिकल एक्टिविटी शुरू हो, लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आए। जैसे औरंगी एक स्टेशन था, वहां पर लियाकताबाद स्टेशन, और ये जो गुलशन इकबाल वाला एक जो है स्टेशन, यहां से पैसेंजर बैठा करते थे। सर मुझे याद है, मैंने ट्रैवल किया है अपने बचपन में। आपको करना पड़ेगा कि जी 92 में जब वहां से जाती थी दूसरे सूबों को आपने वो की। तो ये आप एक रियलिटी के साथ आगे बढ़े। या देखिए, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से मेरा हमेशा ये तासुर है कि बिल्कुल एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ना पाकिस्तान का, एक बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनाना पड़ेगा कि उसमें जो लिख गया एक दफा वो फिर लिख गया, उसके लिए अमेंडमेंट के लिए फिर आप 2/3 पे जाएं। ये नहीं हो कि गवर्नमेंट चेंज हो और आप आ जाएं। और दूसरा ये शाजिया, मैं बार बार डिमांड करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं हर प्रोग्राम में कि कराची की इकोनॉमी छोड़ दें पॉलिटिशियन को। मेमन, पंजाबी सौदागरान, दिल्ली, चनियोटी, और ये हमारे जो वाणी है, वाणी हम सिंधी में कहते हैं, वाणी हमारे हिंदू बिरादरी के लोग हैं, जिसके अंदर हमारे ये जो राजस्थान वाले हैं ना, ये भी उसके अंदर शामिल, इनके हवाले कर दें। और अगर 6 महीने बाद IMF तो बहुत है, डायलॉग, हाँ विल डायलॉग कर रहा होगा IMF कि भाई हमें कर्जा दे दे, भाई आप कर्जा दे दे मुझे। ठीक है अफीफ, आपको तो शायद याद भी नहीं होगा, आप तो अर्ली 30s में लग रहे हैं मुझे, कि 60-70s का कराची कितना खूबसूरत होता था, बाहर से लोग आते थे, टूरिज्म था। एनीवेज इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम फिर हमारे आने वाले बच्चे जो है उस तरह का कराची जरूर देखेंगे। क्या मुआशी क्राइसिस वैसे ही है जो नजर आ रहा है, या बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट आपको लगता है नहीं इतना कुछ नहीं खराब है, ये दिखाया ज्यादा जाता है, बताया ज्यादा जाता है? देखिए इश्यूज तो हैं, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स देखेंगे तो हमारे ऑब्वियसली पाकिस्तान में अभी इश्यूज हैं। डॉलर का आप देख रहे हैं कि डॉलर बढ़ता जा रहा है और अनस्टेबिलिटी बहुत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। अगर आप पिछले 10 साल का भी ट्रैक उठा लें तो हमारे पास डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट 3-4 अरब से डॉलर से ज़्यादा आज तक नहीं आई।
एज कम्पेयर टू अगर आप इंडिया उठा पीटीआई तो लें, बहुत शोर मचाती थी इंडिया कि तो 50 मिलियन, रेमिटेंसेस हमारे और ये देखिए DFI, रेमिटेंसेस इज डिफरेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर रही हैं वो होना चाहिए। जब बाहर की कंपनी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगी तो यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, आपकी यहाँ से एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है, आपकी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी। हमारे साथ इशू ये है कि हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एक्सपोर्टर्स पे बट एक्सपोर्टर्स को वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता कि वो अच्छी तरह एक्सपोर्ट कर सकें। गर्मी आ गई है, लोड शेडिंग का मसला स्टार्ट हो रहा है, इंटरनल हमारे कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इतने इश्यूज हैं, हर वक्त जो है वो हम अपने क्लाइंट्स को भी लाएं तो हम कभी कभार शर्मिंदा हो जाते हैं जो हमारे रोडों की हालत है, जो हमारे साफ सफाई की हालत है कि हम उनको दिखाई नहीं सकते कि हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब मेरा क्लाइंट अगर मेरी फैक्ट्री में बैठा हुआ है और 4 दफा लाइट जाती है तो उसके ऊपर इंप्रेशन ये होगा कि ये सस्टेनेबल फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि इधर तो बिजली ही 4 दफा जा रही है, तो कितनी मेरे पास जो है वो लॉसेज है मेरे, तो मैं किस तरह उसको अकोमोडेट करूंगा। तो हमें जरूरी है कि हम इंडस्ट्रीज को, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करें। देखिए हम सिर्फ अगर एक्सपोर्ट बढ़ाने पे काम करते रहेंगे, हमारे यहाँ जब भी एक्सपोर्ट बढ़ाने पे काम हुआ है वो सिर्फ जो है वो 2 से 3 सेक्टर्स के ऊपर हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर टेक्सटाइल है। आप पाकिस्तान की आज एक्सपोर्ट की टॉप 20 की लिस्ट उठा लें, आपको सिर्फ टेक्सटाइल मिलेगा। हम कुछ और क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है। जो इसके बावजूद जो है रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है, क्योंकि एक डिमांड थी ना हमारे पास, एक टेक्सटाइल की डिमांड थी, उसके चक्कर में हमारी ग्रोथ थी। पर और जब वो भी डॉलर टर्म्स में हुई है। डॉलर टर्म्स में जी। अगर हम इतना ही अच्छा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम किसी और सेक्टर को क्यों नहीं डेवलप करते कि हम एक्सपोर्ट करें? ठीक है। अच्छा, अभी ये बात कर रहे थे क्योंकि हमारे एनर्जी क्राइसिस और हमारी सनतों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, आवाम के लिए तो खैर है ही है। अब हम सस्ती बिजली पे क्यों नहीं जाते हैं, उस तरफ हमने क्यों तवज्जो नहीं देते? और दूसरा ये कि इस वक्त हम महंगा फ्यूल और जो फंड्स हैं बेसिकली वो हमारे एनर्जी क्राइसिस की वजह बनी हुई है। नज़ाकत, देखें, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब 2018 में गए, ये दोनों पार्टिसिपेंट इस चीज़ से एग्री करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की बेटर था और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की लोड शेडिंग कहीं भी नहीं हो रही थी कि जिस तरह आज जिस क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब कोई मेरी पार्टी के तो नहीं है, वो तो मुस्लिम लीग नून से ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर थे, शाहिद उनके पास शाहिद खान अब्बासी, लेकिन 2018 में ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी। अब ये सारी चीज़ें क्यों क्रिएट हुई, कैसे हुई, ये आप सब लोग गवाह इस चीज़ के कि जिस तरह पाकिस्तान की हालत की गई। जो इमरान खान साहब, सिर्फ मैं भाई की बात को सेकंड करता हूं कि जब तक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आती, पाकिस्तान हमारा ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसे भेज रहे हैं उनके ऊपर सिर्फ प्राउड करना कि जी बड़े पैसे आ गए, ये वो, जब तक पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज आके इन्वेस्ट नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 2018 में एनर्जी का क्राइसिस एज कंपेयर आज मेरे ख्याल में खत्म हो चुका था। उसमें बहुत सारी चीजें, हम विंड एनर्जी पे क्यों नहीं जा रहे? बहुत सारी चीजें, आप जमपीर में जाएं तो एक कॉरिडोर 40,000 जो है वो मेगावाट बिजली बना सकता है। बहुत सारी चीजें हम कर सकते थे जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड है, मैं भी अब बिजली बनाने के मुझे भी आइडियाज आ गए। देखें, अब आप हैरान होंगी कि जो जिस तरह सी पैक के साथ इस दौर के अंदर हुआ, तो वो तो मेरे ख्याल में, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान से प्री प्लान ये सारा कोई इंतकाम लिया गया है पाकिस्तान से, इस गवर्नमेंट को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करके कि जो कोई एक सेक्टर उठा के बता दें कि जिसमें कोई बेहतरी हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अपनी बिजनेस कम्युनिटी को आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, इस कोalition गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, सिर्फ एनर्जी के ऊपर नहीं, जितने हेडल्स गवर्नमेंट की सतह पे क्रिएट होते हैं उनको सॉल्व करके बिजनेसमैन को एक सॉफ्ट, आपको एक वे देना पड़ेगा जिसके ऊपर बिजनेसमैन, जब तक फॉरेन हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर ही मुल्क। अगर आप देखें, अगर अब 100 रुपया हम लोग बाहर बेचते हैं और 50 रुपया अंदर आता है, तो फिर इसका मतलब 50 रुपए का डिफरेंस हमेशा रहेगा पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा चैलेंज यही है कि हमारी इंडस्ट्री को कैसे उठाए, एनर्जी क्राइसिस को कैसे खत्म करे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह की मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं, 2-3 मीटिंग्स हम लोगों ने अटेंड की हैं, जिस तरह की प्लानिंग बन रही है, और जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि कल इमरान खान साहब ने अपने स्पीच में भी कहा कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो मुझे कहते थे कि ये करप्शन
करप्शन की कहानियां छोड़ के काम के ऊपर कारकर्दगी तवज्जो दो, पे तो, हाँ, बिल्कुल। काम के कारकर्दगी के ऊपर तवज्जो दो। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को या हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए मिल बैठ के काम करना चाहिए। इम्तियाज, जब नवाज शरीफ साहब इख्तिदार में थे तो एनर्जी प्रोडक्शन के उन्होंने बड़ा काम किया था। 14,000 मेगावाट को वो उससे बढ़ाकर 26,000 मेगावाट ले गए थे। फिर ये इमरान खान की हुकूमत आई, लेकिन उन्होंने उसको परसू नहीं किया। वजह क्या है? मतलब बात वही आ जाती है कि भाई आप आवाम को या अपनी मईशत को तो चलने दें, आपके जो भी पॉलिटिकल इश्यूज एक दूसरी पार्टी के साथ हैं उसको अलग रखें, जैसे कि अफीफ ने भी यही बात की थी पहले। इनके ड्राइंग रूम में भी अलग होते हैं, इकोनॉमी बिजनेसमैन भी बैठा होता, पॉलिटिशियन। लगता है आप बहुत जाते हैं ड्राइंग रूम में। राजीव भाई से थोड़ी सी हमारी वो है। देखिए बात पता है क्या बात, वो जो आप अभी पहले एक बात कह रहे थे ना, एनर्जी एक अलग चीज है, सस्ती एनर्जी एक बहुत अलग चीज है। एनर्जी पैदा करना कमाल नहीं है, सस्ती एनर्जी पैदा करना कमाल है। इस वक्त अगर पाकिस्तान में आप देखेंगे ना, ये साइट और साइट में जो हॉक्सवे वाली पट्टी है, वहां पे रेजिडेंशियल के बजाय गवर्नमेंट को चाहिए था ये कॉरिडोर बनाते, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हब को लिंक करता। आपके पास तमाम एनर्जी के रिसोर्सेज मौजूद हैं, विंड, सोलर, कोल, फ्यूल, और एक सबसे बड़ी जो है वो उससे भी ज्यादा चीप है जो हॉलैंड, नीदरलैंड वगैरह में होती है, सी वेब के साथ। और आपका ये साइट एरिया वाला कॉरिडोर जो हब तक जाता है, तो मसला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो देखिए ना, अच्छा उसमें कहते ना क्या है, आप साइट इंडस्ट्री का जो भी बॉडी है ना उसकी जिम्मेदारी लगाए, बोले हम बिजली नहीं देंगे आपको, यहां से जो आप बिजली पैदा करेंगे उसमें फैसिलिटेट करेंगे हम आपको। करेगा कौन? ये नहीं, गवर्नमेंट, क्योंकि ये बैठे हुए ना, सूबाई हुकूमत भी बैठी हुई है हमारे साथ। बिल्कुल। और करेगा कौन? ये जो अभी अफीफ एक बात कर रहे थे ना कि जी टेक्सटाइल वगैरह, टेक्सटाइल को इसलिए एक्सपोर्ट ज्यादा होती है, रिबेट का मामला होता है उसके अंदर। जो ब्यूरोक्रेसी 100 रुपए मुझे देने के लिए, उसमें 60 रुपए खुद कमाती है, 40 रुपए मुझे बिला वजह देती है, 60 रुपए खुद लेके जाती है। इसलिए सिर्फ टेक्सटाइल को उन्होंने फोकस किया हुआ है। थर में थरकोल नहीं है, सिर्फ थर्ड डेजर्ट की जो मिट्टी है वो एक्सपोर्ट होती है। फिर चाइना से बर्तन बन के आते हैं जो चीनी के बर्तन और बड़े आला क्वालिटी की है। चोलिस्तान में भी यही है। और इधर आप ढाबे जी आएंगे ना, ढाबे जी में जो आप विंड बोल रही है ना, विंड कॉरिडोर, विंड पार्क मौजूद है और बड़े पैमाने में वहां बिजली हो रही है। सोलर भी वहां पे उन्होंने पार्क बना दिया है। और उसके बराबर में नूरियाबाद में हुकूमत सिंध ने 110 मेगावाट का प्रोजेक्ट हवाले किया, इंडेक्ट किया है नेशनल ग्रिड के अंदर। बात वही है, हवाले किया जिसकी कीमत अभी भी अदा कर रहे हैं हमारे सीएम साहब को रोजाना नैब के सामने खड़ा होना पड़ता है। जब पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा जो 110 मेगावाट बिजली सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है, को वो सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ी ली है, वो तो नेशनल ग्रिड के अंदर शामिल होती है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट यह है कि सीएम साहब को उसकी इतनी बड़ी सजा मिली कि आज भी नैब के सामने पेश भुगतनी पड़ रही है। पीटीआई के एक एमपीए थे, उनका मोशन था, उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने रेट पे किए। ये नूरियाबाद वाले, उस दिन वो तयशुदा, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, अगर वो चैलेंज करेंगे मैं उसको साबित कर दूंगा। तयशुदा उस दिन वो असेंबली से, वो बड़े एक्टिव है, बहुत एक्टिव मेंबर है वो, और बड़े नामी है, वो एकदम निकल गए। उस दिन छुट्टी कर ली, मोशन टेकअप किया स्पीकर ने, वो मैंने अपने रेट पे ले लिया और तय हो गई उस बुनियाद पे नेब के अंदर। ठीक है सर, अभी पानी का भी बहरान क्राइसिस काफी हो रहा है। मतलब K4 मंसूबे के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, $50 बिलियन जो है मजीद उसमें इन्वेस्ट भी किया जा रहा है। तो कब जान छूटेगी पानी के बहरान से? कि बहुत सारी पानी के ऊपर बहुत सारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इंशाल्लाह जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ कराची में आके यकीन दहानी कराई है, अगर ये पैसे इंजेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कराची में बहुत सारा पानी का इशू खत्म हो जाएगा। नहीं होगा, टैंकर माफिया बिल्कुल बंद कर दे। देखिए हमारे यहाँ दुनिया के किसी शहर में नजाकत साहब, देखिए एक तो हमारे कौमी खजाने खाली, ठीक है, दूसरा हमारा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तीसरा ये जो मिडिल मैन है ना और जो मिसमैनेजमेंट है, इसको जरूर एड्रेस करने की जरूरत है। देखिए जिस तरह इम्तियाज भाई को भी याद होगा, जिस तरह कराची रजिस्ट्री में हमारे कोर्ट्स ने जो कोर्ट्स ने डायरेक्शन दी है टैंकर के हवाले से, जितने हाइडेंट कोर्ट ने अलाउ किए हैं, उसके अलावा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। 11 से 13 अरब रुपए महीने का पानी बिकता है, उसके अलावा कोई एक आइडेंट, 7 आइडेंट के अलावा कोई आइडेंट रखने वाले लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं लिंक्स मिलते हैं हर जगह से। अफीफ, मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं पानी के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट टैंकर बंद कर दे कि टैंकर नहीं चलेंगे, और टैंकर चलेंगे तो इलाके के जहां पानी नहीं होगा उसके भी आप पे चलेगा, अदरवाइज नहीं। अफीफ शॉर्टली बता दीजिएगा कि आपने तो खैर काफी चीजें इंडिकेट की कि हम फलाने सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं,
तो आपके पास क्या आइडिया है, अगर आप हुकूमत या ये सूबाई हुकूमत बैठी है, कोई सजेशन आप इन्हें देना चाहें? देखिए, इंडस्ट्रीज के हवाले हम से। सबसे बड़ा सजेशन तो ये है कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस को छोड़ के ठीक है, हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे जाएं और हम लॉन्गर विजन रखें। हम अपनी एक बहुत बड़ी जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको मिस करते हैं, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, हमें टूरिज्म इंडस्ट्री में ज़्यादा अपना कैपिटल भी नहीं लगाना होगा। आज भी अगर हम दुनिया के टॉप होटल चेन्स को बोलें कि यार हमारे नॉर्दर्न एरियाज में हम आपको फ्री लैंड दे रहे हैं, आप होटल कंस्ट्रक्ट करें और आप अपना होटल चलाएं, तो हमारा सिर्फ फ्री लैंड जा रहा है, पर उससे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उससे कितनी ज़्यादा हमारे पास टूरिज्म आएगा। क्योंकि जब तक आपके पास ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो आप टूरिज्म को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो इंटरनेशनल दुबई मिसाल है, दुबई बना इसी से। चले, मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और जाते जाते मैं समअप इस तरह करूंगी कि कौमी यकजहती और हमांगी इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं, सब मिलकर बैठे और मुल्क को पहले तो सियासी इस्तेहकाम लाएं, मईशत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।